जब हम युद्ध के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? तोपें, टैंक, सैनिक, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि युद्ध सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जेबों पर भी लड़े जाते हैं? आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्होंने हमारी आज की आर्थिक दुनिया को गढ़ा है। तो सवाल ये उठता है कि 20वीं सदी के जो बड़े बड़े युद्ध हुए, उन्होंने आज की ग्लोबल इकोनॉमी को आखिर बनाया कैसे? हम अक्सर युद्धों को सिर्फ सैन्य और राजनीतिक घटनाओं की तरह देखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनका असर बहुत गहरा होता है। वो अर्थव्यवस्थाओं को तहस-नहस करते हैं और फिर उन्हें बिल्कुल नए तरीकों से जोड़ते भी हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले विश्व युद्ध की। ये सिर्फ कुछ देशों के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये दुनिया का पहला, सही मायने में एक औद्योगिक युद्ध था। एक ऐसा युद्ध जिसने ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। औद्योगिक पैमाने की कीमत, वो भी बहुत बड़ी थी। इंसानी कीमत। युद्ध में 90 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए। इसका मतलब था लाखों परिवार तबाह हो गए और देशों ने अपनी काम करने वाली आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो दिया। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इस युद्ध ने पैसों की दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल दिया। देखिए, युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार था, सबको कर्ज देता था। लेकिन युद्ध खत्म होते होते वो खुद कर्जदार बन गया। और अमेरिका, जो पहले कर्जदार था, वो अब दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता बनकर उभरा। ये एक जबरदस्त पावर शिफ्ट था। तो युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन दुनिया में शांति नहीं आई, बल्कि एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो एक रोलर कोस्टर की तरह था। पहले जबरदस्त तेजी और फिर इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट। युद्ध के बाद खासकर अमेरिका की इकोनॉमी ने रॉकेट की तरह उड़ान भरी, और इस तेजी का चेहरा था हेनरी फोर्ड। उनकी मास प्रोडक्शन की तकनीक ने सब कुछ बदल कर रख दिया, जैसा कि इन टी मॉडल फोर्ड्स की लंबी कतारों में साफ दिखता है। तो ये असेंबली लाइन थी क्या भला? ये एक क्रांतिकारी आइडिया था। सोचिए, एक चलती हुई पट्टी है जिस पर गाड़ी के हिस्से आ रहे हैं। हर मजदूर अपनी जगह खड़ा है और बस एक ही छोटा सा काम बार बार कर रहा है। इससे हुआ ये कि उत्पादन की रफ्तार और उसकी मात्रा दोनों ही आसमान पर पहुंच गईं। और फोर्ड ने एक और कमाल का काम किया। 1914 में उन्होंने अपने मजदूरों की तनख्वाह लगभग दोगुनी कर दी, $5 एक दिन का। अब ये सिर्फ दरियादिली नहीं थी, ये बहुत स्मार्ट बिजनेस था। इसका मतलब था कि उनके मजदूर अब खुद वो कारें खरीद सकते थे जो वो बना रहे थे, और इसी के साथ एक नए कंज्यूमर क्लास का जन्म हुआ। लेकिन जैसा कि होता है, हर अच्छी पार्टी कभी न कभी खत्म होती है, और ये पार्टी बहुत बुरी तरह खत्म हुई। साल था 1929 और दुनिया ने देखा वो आर्थिक भूचाल जिसे हम आज महामंदी या द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। और ये आग सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक सीमित नहीं रही, इसकी लपटें पूरी दुनिया में फैली। भारत को ही ले लीजिए। 1928 से 1934 के बीच भारत का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही लगभग आधे रह गए थे। इससे ये साफ हो गया था कि दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं। दो विश्व युद्ध और एक भयानक मंदी। इतनी तबाही देखने के बाद दुनिया भर के नेताओं को लगा कि बस अब बहुत हुआ, अब कुछ ऐसा करना होगा कि ये सब दोबारा ना हो। उन्होंने इस अराजकता को खत्म करके एक स्थिर आर्थिक व्यवस्था बनाने की ठानी। और इसी सोच का नतीजा था 1944 में हुआ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अमेरिका के एक शांत से होटल में मित्र देशों के प्रतिनिधि मिले और उन्होंने एक नई आर्थिक दुनिया का नक्शा तैयार किया। इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा आइडिया था स्थिरता। उन्होंने क्या किया? दुनिया की सारी बड़ी करेंसीज को अमेरिकी डॉलर से जोड़ दिया और डॉलर को उसे सोने से, मतलब सब कुछ एक मजबूत लंगर से बंधा हुआ था। इससे हुआ ये कि इंटरनेशनल व्यापार करना बहुत आसान और सुरक्षित हो गया, क्योंकि करेंसी के दाम अचानक ऊपर नीचे होने का डर खत्म हो गया था। अब इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए दो बड़े इंजन भी बनाए गए। दो संस्थाएं जिनके नाम हम आज भी सुनते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF का काम देशों के बीच पैसों के लेन देन पर नजर रखना था और वर्ल्ड बैंक का काम था युद्ध के बाद दोबारा देश खड़े करने के लिए पैसा देना।
और पता है क्या, ये सिस्टम ये काम कर गया, कमाल का काम किया। अगले कई दशकों तक दुनिया ने, खासकर पश्चिमी देशों ने, एक ऐसी आर्थिक तरक्की देखी जो पहले कभी नहीं हुई थी। इसे आर्थिक इतिहास का सुनहरा दौर भी कहा जाता है। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, और ये सुनहरा दौर भी हमेशा के लिए नहीं था। 1960 का दशक आते आते इस मजबूत दिख रहे सिस्टम में दरारें पड़ने लगी और वैश्वीकरण के एक नए युग का रास्ता खुलने लगा। तो हुआ क्या? हुआ ये कि अमेरिका, जो इस पूरे खेल का एंकर था, खुद ही मुश्किल में पड़ गया। वियतनाम युद्ध जैसे बड़े बड़े खर्चों की वजह से उसका खजाना खाली होने लगा, डॉलर कमजोर पड़ गया, और एक दिन अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अब हम डॉलर को सोने से नहीं बांध सकते, और बस पूरा का पूरा सिस्टम ताश के पत्तों के महल की तरह ढह गया। तो अब क्या? अब दुनिया एक नए दौर में दाखिल हुई। इसे कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मतलब अब किसी भी देश की करेंसी की कीमत बाजार तय करता है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, बिल्कुल वैसे ही जैसे सब्जी के दाम तय होते हैं। अब कोई लंगर नहीं था। और ठीक इसी उथल पुथल के बीच दुनिया के मंच पर एक नए और बहुत बड़े खिलाड़ी की एंट्री हुई, चीन। दशकों तक दुनिया से कटकर रहने के बाद चीन ने अपने दरवाजे खोल दिए, और देखते ही देखते अपने सस्ते लेबर की वजह से वो दुनिया की फैक्ट्री बन गया, जिसने ग्लोबल व्यापार का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो ये थी कहानी कि कैसे 20वीं सदी के युद्धों ने पहले एक स्थिर आर्थिक ढांचा बनाया जो करीब 30 साल चला, और फिर कैसे उसके टूटने से वो ग्लोबलाइज्ड दुनिया बनी जिसमें हम आज जी रहे हैं। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज जब दुनिया फिर से कई अनिश्चितताओं से गुजर रही है, तो अगला आर्थिक दौर कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।